हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो ये जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो राष्ट्रपति ये पद के चुनाव की जो बात संविधान के अनुच्छेद 55 में कही गई है, देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये बात संविधान के अनुच्छेद 52 में कही गई है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है तो इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है, प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होता है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसमें जो आधार बनाया गया राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के लिए, जिसमें 1971 की जो जनगणना हुई थी, 1971 का जो सेंसस है उसको आधार बनाया गया और उसी आधार पर किसी राज्य के एमएलए या एमपी के मतों की वैल्यू को निकाला जाता है, यानी कुल विधायकों के वोट की वैल्यू के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद के वोट की वैल्यू के आधार पर चुनाव को किया जाता है। और मैंने बताया कि राज्यों के विधायकों की जो वोट की वैल्यू को निकालने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, उसी के आधार पर ये वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू ऑफ एन एमएलए वोट, यानी एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी उस राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल जनसंख्या है, या किसी यूटी की या यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो टोटल जनसंख्या है, और वहाँ जितनी संख्या है, वहाँ के एमएलए की जितनी संख्या है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एमएलए की संख्या कितनी है, 403 है, और 1971 में जो जनगणना हुई थी उसमें यानी 8,38,49,775 टोटल जनसंख्या थी उस समय उत्तर प्रदेश की 1971 में। और मैंने बताया कि टोटल संख्या कितनी, 403, और टोटल पॉपुलेशन कितनी, 8,38,49,775। तो टोटल पॉपुलेशन हमने वहाँ पर ऊपर रख दिया और 403 संख्या को और गुणे 1000, तो एक विधायक की वैल्यू कितनी निकली आकर के 208.06। अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑल स्टेट्स की अगर हमें निकालना है, जब एक की वोट वैल्यू निकला है 208.06, तो हमारे यहाँ कितने विधायक हैं, 403, तो 403 गुणे 208, तो टोटल वैल्यू निकली आकर के हमारे स्टेट की 83,824। ठीक इसी प्रकार के भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जो जिस यूटी के हमारे पार्टिसिपेट करते हैं एमएलए, ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए महाराष्ट्र की टोटल 1971 की जो जनसंख्या हो गई, और साथ ही साथ वहाँ के टोटल जो विधायकों की संख्या, ठीक इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों की। अब बात आती है कि सांसदों की वोट की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो यानी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ, 543, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 233। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट, यानी जो मनोनीत कैंडिडेट होते हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। देखा होगा शिक्षा, कला, साहित्य के क्षेत्र में जो 12 सांसदों को जो नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ जैसे भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं यानी वो भी विधायक कहलाते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए 543+2 यानी 545 लोकसभा की जो सीटों की संख्या है यहाँ पर, यानी 2 जो एंग्लो इंडियन वाले जो हमारे सांसद होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते, यानी नॉमिनेटेड कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते हैं। और 6 राज्यों के जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। यानी लोकसभा के सदस्य कैसे, चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के सदस्य लेकिन कैसे, चुने हुए सदस्य, और विधानसभा के सदस्य कैसे, चुने हुए सदस्य। तो ये लोग इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के मैंने बताया 543+233, यानी 12 वो इसमें इंक्लूड नहीं हैं, और 2 इसमें लोकसभा के वो इंक्लूड नहीं हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये बना जाके 776। अब बात आती है कि समूचे
राज्यों के जो हमारे एमएलए की जो वोट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू, तो उस टोटल वैल्यू में हम जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों की जो टोटल संख्या है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे एक एमपी की वोट की वैल्यू निकल आती है। और फिर हम जो टोटल हमारी सदस्य संख्या थी यानी लोकसभा और राज्यसभा के, तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल उनका टोटल वैल्यू निकल आती है। अब जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इस चुनाव में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गांव स्तर में एक प्रधानी का चुनाव होता है या मान लीजिए विधायकी का चुनाव होता है, तो इसमें चाहे 15 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, चाहे 20 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, तो जिसको ज़्यादा मत मिल जाएंगे वो जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए 100 वोट हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और 4 कैंडिडेट खड़े हो गए और एक को 30 वोट मिल गए, एक को 20 मिल गए, एक को पुनः फिर 25 मिला, एक को फिर 25 मिला, यानी 20 मिला, 30 मिला और 25 यानी टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। तो अब होता क्या कि वैसे होता तो मान लीजिए जिसको ज़्यादा वोट होता तो वो जीत जाता, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में यानी 50% मत और एक मत एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब अगर 100 मत हैं तो यानी 50 + 1 यानी 51 मत उसको मिलना ही चाहिए। अब मान लीजिए 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए हो गए, तो फिर इसमें क्या होगा कि एक ट्रांसफरेबल सिस्टम इसमें अपनाया जाएगा। मान लीजिए 4 कैंडिडेट में जो चौथे नंबर का कैंडिडेट जिसको मैंने बताया था कि 20 मत में, तो उसके मतों को तीनों कैंडिडेट में बराबर बांट दिया जाएगा। जब बराबर बांट दिया जाएगा तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि किसके मत 50% हो गए हैं। फिर भी नहीं हुए तो फिर प्रेफरेबल और ट्रांसफरेबल सिस्टम पुनः फिर अपनाया जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब 50% से एक मत जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसलिए हमेशा देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन जब भी कोई वाद विवाद की स्थिति होती है तो सुप्रीम कोर्ट में इसके मुकदमे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही इस वाद का निस्तारण करता है। और राष्ट्रपति की जो शपथ है दिलाता है वो हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप में और फेसबुक में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।